प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हमारे इस क्लास में आज हम पार्ट 3 के साथ एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम पाठ को शुरू करें उससे पहले आप जो मेरा ये लिंक है ये अपने साथियों को आप शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। शुरू करते हैं। हमने जो पार्ट सेकंड लिया था, आज पार्ट थर्ड लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। पार्ट सेकंड में हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को पूरा किया था। आज हम प्रश्न नंबर 4 के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। और जो हमने तीसरा जो क्वेश्चन किया था, उस तीसरे क्वेश्चन में हमने दूसरा क्वेश्चन जो किया था उसी की फोटोकॉपी आज प्रश्न नंबर 4 है। और कुछ नहीं, वही कार्य करना जो कि उसमें किया था। वहाँ पर भी हमने क्या क्या काम किया था वो यहाँ पर दोहराना है। देखिए, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप जानते हो, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम जानते हैं। इसका हमको प्रयोग करना है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब कल तो वर्ग की बात नहीं की थी हमने प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में वर्ग नहीं कहा, उसने सीधे सीधे कहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अब आपको पता है, या थोड़ा आइडिया के रूप में हम लिखते हैं, a बराबर क्या होता है आपके पास बी क्यू प्लस आर। आपको हिंट के तौर पे दे रखा है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। आप समझ गए b का मान कितना प्राप्त हो रहा है आपके पास 3। तो इसका अर्थ आप a तो आप मान ही लोगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम हल। समझते चलना, उसी की कॉपी कर रहा हूँ, बस यहाँ पर वर्ग है। एक नई कहानी है इस प्रश्न में, है वर्ग, और उसी की फोटोकॉपी यहाँ पर होगी सवाल की, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि माना a, उस सवाल में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी a को हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और b बराबर आपको पता है ही, b का मान लोगे आप। b बराबर कितना है, यहाँ पर हमने निकाल लिया कि सर यहाँ पर कितना है, 3 है, ये 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आप कहोगे सर r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। आपके पास ये 3 कंडीशन आ गई। किसके लिए, r के लिए। अब हम लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैं जो केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की जो बात करूँगा, वो किससे बात करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही हम इस सवाल को पूरे को सोल्व करेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर लिख ही दो आप। तो 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, जहाँ पर ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो अब इसके अनुसार हम केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड तीनों को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए है आपके पास, बी 3 है, ये क्यू है, आर। सबसे पहले हमने केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, आर बराबर 0 ले लो आप। आर का मान कितना ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आर की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। देन ए इक्वल टू 3q, ये 0 जोड़ेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा। अब ये बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर वर्ग की कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप भी इसको वर्ग कर दो, ये इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 3 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर 3 और कोष्टक में 3q स्क्वायर लिख दिया हमने। देखो इसको खोलेंगे तो 3 3 9q स्क्वायर आएगा। हमने इस रूप में यहाँ पर इसको लिखा। अब ये जो 3q स्क्वायर है, इसको हम एक नया सिंबल दे देते हैं, इसको नाम देते हैं m का। जैसे ये आ गया ए स्क्वायर बराबर 3m,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपने पहली कंडीशन यहाँ पर निकाल ली। अब हम सेकंड कंडीशन निकालते हैं। अब हम केस सेकंड लेते हैं। यहाँ पर ले लो आप केस सेकंड। केस सेकंड में r बराबर कितना ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो ए ही है, ही आपने मान ही रखा है। b 3, ये q और r की जगह 1। दोनों तरफ क्या करना है, हमको वर्ग करना है, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये धनात्मक पूर्णांक है और इसका हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपके पास आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी सर्वसमीका होती है। कई बच्चे इसको सूत्र के रूप में पुकारते हैं और ये सर्वसमीका का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो ये ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 यानी 2 इंटू ए इंटू बी, वो सूत्र के अनुसार। और b कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर, ये अब इसको सेपरेट करेंगे। ये द्वितीय संख्या का क्या करना है, अपन को वर्ग करना है। यानी प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। अब इसको क्या कर ले, इसको थोड़ा सा खोल के सेपरेट कर लेते हैं। इसको लिखा मैंने 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा हमको सेपरेट जमाना है। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लो आप। ये आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लो। क्या बचा है यहाँ पर, 3q स्क्वायर, 3 दूना 6 q प्लस 1। अब इस पूरे डिब्बे को हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, आपके पास आ गया देखो 3q, यहाँ पर आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इसको आप क्या मान सकते हो, इसको m मान लो। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1। ठीक है, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखोगे 3m प्लस 1, यहाँ पर भी कितना 3m प्लस 1। देखो दोनों कंडीशन आ गई आपके पास यहाँ पर निकल कर, इजी गोइंग। तो आप समझ जाओगे सर यहाँ तक। लेकिन एक तीसरी कंडीशन और हल करनी है, क्योंकि आपने r की वैल्यू 0, 1 और 2 बता रखी है, तो आप इसको भी आपको सरल करना पड़ेगा। अब तीसरी कंडीशन देखिए। अब तीसरी कंडीशन में वही केस नंबर थर्ड या केस थर्ड को लेते हैं हम, r बराबर 2, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप कहेंगे सर a का तो मान ही रखा है, b आपको 3 है ही, q लिख ही दिया हमने और r का मान कितना लिख दिया 2। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ये आ गया a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो खोल लेते हैं, 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ गया 3 3 9 q स्क्वायर, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12q प्लस 2 दूना 4। आपने ऐसी कंडीशन लिख ली। अब इसको आप थोड़ा सा और सेपरेट कर लें। ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको, 4 को 2 टुकड़ों में लिख दिया मैंने। अब इस टुकड़े का उपयोग हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पर आप 3 क्या ले लो, कॉमन ले लो, बच क्या रहा 3 3 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 4q प्लस 3 निकल ही गया बाहर, ये 1 प्लस 1। अब इसको क्या मान लेते हैं हम, m, तो 3m प्लस 1 ए स्क्वायर। ये आ गया 3 नंबर। अब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को देखोगे तो आपके पास जो स्क्वायर के रूप में आपने धनात्मक पूर्णांक को लिया, और धनात्मक पूर्णांक को लेने के बाद में आपने ये पाया कि सर ए स्क्वायर यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है 3m, यही कह रहा वो m के लिए। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, इसी प्रश्न की हेडिंग लिख दो, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या
3m+1 के रूप का होता है, क्योंकि आपने इसको सरल करके बताया है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बखूबी से बहुत धीरे धीरे आपको सरल करना है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा आपसे चाहे वो 3 क्यों बता रहा है तो आप b का मान आपको पता लग रहा है, और b का पता लगने के बाद में आपको r का पता लग जाएगा, क्योंकि b से r क्या होगा, एक कम होगा। जैसे 3 था तो 0 1 2 लिया हमने, 0 1 2 लिया, 0 रख दो एक बार 1 रख दो, एक बार 2 रख दो। यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है तो इसका वर्ग कर दो। यहाँ पर अगर घन दे देता तो हम इसका घन कर देते, यानी क्यूब कर देते। यानी कि वो किसी भी तरीके से आपसे पूछे और इस तरीके से आपको प्राप्त कर लेना है। अब यहाँ पर यहाँ तक भी काम चल रहा था अपना, लेकिन हमने तीनों किया, क्योंकि हमको पता है r का मान 0 1 2 है। तीनों को हल किया, तीनों को देखो ये दोनों तो सेम आए, और सेम आते हमने आसानी से हमने कह दिया कि इस प्रश्न के अंदर जो धनात्मक पूर्णांक के जो वर्ग होंगे उसमें m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होता है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े सरलता से सरल किया। प्रश्न नंबर 5 को लेते हैं। वो प्रश्न नंबर 5 को हम सीधे ही सरल करते हुए, यानी हम उसको बिल्कुल सरल हुआ प्रश्न है, उसको हम एक एक लाइन टू लाइन हम समझाते हुए चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हमने डायरेक्ट लिया है, क्योंकि हमने इस तरह के प्रश्न बहुत आपको सरल करा दिए और आपके ध्यान में ये बात आ गई। यहाँ पर इसने सवाल में कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq+r, दो धनात्मक पूर्णांक और भी दिए रहने पर आपको लिखना है वहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन। वहाँ पर क्या था, पहले स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, घन है। क्या घन, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। क्या, धनात्मक पूर्णांक। अब आपको पता है हमने पूर्व के सवालों में भी हल किया था कि जो इसका धनात्मक पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक हमने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक 3b+1 3b+2 होता है। हमने 6 निकाले थे, आप पहले ही उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, वहाँ पर ये मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर हमने इसको आसानी से वहाँ पर सरल किया था। तो हमने मान लिया कि ये धनात्मक पूर्णांक 3b+1 और 3b+2 है, और पहली संख्या आपने मान ही ली, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिखोगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq+r। आपको ये प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पर केस फर्स्ट, क्योंकि आप मान चुके, यहाँ पर a = 3b लेते हैं हम, 3b, और फिर क्या दे रखा, घन। तो इनको दोनों तरफ क्या कर दिया, घन कर दिया हमने। दोनों तरफ में क्यूब लगाया, क्यूब को हल किया, a⁴, 3b⁴, 3 को 3 से गुणा किया, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, b को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, b × b, देन b⁴, देन a⁴ = 9, 3b⁴, 9 को, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर 9 को यहाँ से बाहर निकाल लिया, यानी 9 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, लेकिन 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, b⁴, देन 9, और इस जो 3b⁴ को हमने क्या मान लिया, m। देन आप कंडीशन नंबर फर्स्ट तक पहुँच गए। यहाँ वहाँ पर इससे पूर्व सवाल में क्या किया था हमने, पूर्व सवाल में कहा था यहाँ पर घन की जगह क्या कहा था, वर्ग। तो यहाँ पर क्या कर दें हम, वर्ग कर देते। यहाँ पर घन कहा है, दूसरे सवाल में न तो वर्ग का न घन का, तो हमने बिना वर्ग और घन का हल किया। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ पर वर्ग के लिए कहा था, तो हमने वर्ग किया था। अब यहाँ पर वर्ग नहीं के क्या कह रहा है, वो घन कह रहा है, तो हम घन यानी क्यूब लगाना है। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। आपने 3b+1 मान रखा है यहाँ पर, ये 3b+1 माना, दोनों तरफ घन किया, a⁴। अब ये आपको छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में भी था ये, कि a + b⁴ बराबर a⁴ प्लस 3ab कोष्टक a + b प्लस b⁴। इस तरीके से सूत्र था आपका। इस सूत्र के अनुसार मैंने यहाँ पर खोला है, ये 3b⁴, a⁴ प्लस ये प्लस 3ab, 3a की जगह 3b और b की जगह क्या लिख दिया, 1। फिर कोष्टक चालू a + b, a की वैल्यू कितनी है, 3b, और b की वैल्यू कितनी है, 1, 3b + 1, और फिर 1 का स्क्वायर, वह 1⁴,
यहाँ पर देखो b की पावर 3, तो यहाँ पर भी b की पावर 3 हमने खोला इसको। आज जब खोल के अब इसको सरल करेंगे, 3 की पावर 3 27 आ गया, b की पावर 3 आ गया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, b यहाँ पर है ही, और 3 को 3 से 3 3 9, 9 को 3 से गुणा किया 9 3 27, b की पावर 3 क्योंकि b को b से गुणा करेंगे, 3 3 9 b को 1 से गुणा किया तो 9b आ गया यहाँ पर, प्लस 1 की पावर 3 1 ही आ गया यहाँ पर। अब इन तीनों में से आपको क्या ले लो, बाहर 9 ले लो क्योंकि हमको ज़रूरत है 9 कॉमन लेने की। ये आप 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेते ही ये वाली कंडीशन बच गई क्योंकि 9 बाहर निकल गया, 3 बचे यहाँ पर 9 3 27, b की पावर 3 एज इट इज़, फिर 9 कॉमन लिया तो 9 3 27, 3 b की पावर 2 आ गए यहाँ पर, 9 बाहर आ गया तो ये b बच गया, ये प्लस 1। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर सेकंड स्थिति में पहुँच गए। वही काम है जो पहले हमने किया इससे पूर्व वाले सवाल में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट समझाना उचित समझा। इसके बाद में थर्ड वाली कंडीशन लेते हैं, 3b + 2, ये 3b + 2 लिया, क्यूब लगा दो दोनों तरफ, क्यूब लगाया, क्यूब लगाते ही a की पावर 3, इसको खोलते हैं 3b की पावर 3 प्लस 3 की जगह 3, a की जगह कितना 3b, और b की जगह कितना आ गया 2 आ गया, 2 लिख दिया, कोष्टक a + b यानी 3b + 2, 3b + 2 कोष्टक बंद, और 2 की पावर 3। अब इसको हल कर लेते हैं, 3b की पावर 3 यानी 27b की पावर 3 प्लस 3 3 9, और 9 दूना 18, 18 3 54, 54 b की पावर 2, ये आ गया 9 दूना 18, 18 दूना वो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ठीक। और 36 के साथ और क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आ गया 3 3 9, और 36 के साथ क्या आएगा b भी यहाँ पर आएगा, क्या आएगा b, ये b लिखो यहाँ पर b भी आएगा क्योंकि ये 3 3 9 और 9 दूना 18, 18 b को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18 दूना 36 b, यहाँ पर आ गया प्लस का 8, और a की पावर 3 = 9, और 9 को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 9 3 27, 9 आ गया, 3 बच गया यहाँ पर, 9 3 27 3, b की पावर 3, 9 6 की 54 6, और b की पावर 2 एज इट इज़, 9 4 का 36 4, और ये b एज इट इज़ रह गया यहाँ पर प्लस 8। इस पूरे को क्या मान लेते हैं, हम m मान लेते हैं, 9m + 8। इस तरीके से हमने तीसरी कंडीशन यहाँ पर प्राप्त की, और तीसरी कंडीशन जब हमने यहाँ पर प्राप्त करके तब हमने पाया कि यहाँ पर 9m + 8 जो आपको निकालना था वही आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, इस तरीके से आपको इस प्रश्न को यहाँ पर सरल करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 4th, और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों एक ही सवाल है। बस क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग ना तो वर्ग दिया ना घन दिया, उसने डायरेक्ट दिया, उसको हल किया हमने। तो हमने 0 1 2 3 4 5 6 5 तक लिया, 6 था वहाँ पर। और यहाँ पर सेकंड वाले में आपको वर्ग के रूप में पूछा, और ये जो 5वां वाला सवाल था इसमें आपको घन के रूप में पूछा। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से और यहाँ पर सरल किया। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नमाला यहाँ पर समाप्त होती है, प्रश्नमाला 1.1। और अब 1.2 के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रश्नमाला 1.2 की ओर चलें उससे पहले इस 1.2 में हमको कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो परिभाषाओं की हमको आवश्यकता है उस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप इन परिभाषाओं को 2 बातें मैं बताऊंगा, अगर दोनों आपने अच्छे से समझ ली तो आप प्रश्नावली 1.2 को आप बिल्कुल बहुत आसानी से सरल कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर पहली प्रमेय तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, वो वहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के साथ ही फिनिश हो गई, बस आगे उसके सवाल नहीं आएंगे। अब जो प्रश्नमाला 1.2 है उसके लिए आपके पास यहाँ पर 2 मैं आपको परिभाषाएं बताऊंगा, दोनों परिभाषाओं को आप अच्छे से ध्यान रखें। पहली जो हम बात कर रहे हैं ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमने कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 44 ली, 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 दूना 4 और 1 11, 11 चौक 44 हो गया यहाँ पर टुकड़ा। 2 दूना 4 और 11 को 4 से गुणा किया, 11 चौक 44, यही होगा। अगर इस तरीके से नहीं सीख पाओ तो आप क्या करो, यहाँ पर जैसे 44 लिखा, इसका वो अभाज्य गुणनखंड 2, 11 नहीं 22, फिर 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 एकम 11, ये आ गया आपके पास। इस तरीके से आप निकालें इसका। तो 44 प्रत्येक भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या 44 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये देखो 2, 2, 11, ये तीनों संख्या भाज्य है, देख लो आप। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 44 को हम लिखते हैं 11 इंटू 2 इंटू 2, कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्रम के बिना भी क्या होता है, अद्वितीय यानी यूनिक होता है। आप चाहे उसको कैसे भी लिख लो, चाहे 11 इंटू 2 इंटू 2 लिख लो, चाहे 2 इंटू 2 इंटू 11 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रमेय बोलती है 1.2, जिसको हम बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। कई बार प्रश्नावली में से इसमें से ये प्रमेय 1 नंबर की सीधी सीधी पूछ ली जाती है कि इस प्रमेय को लिखिए। तो इतना सा लिखना है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो मैंने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया कर दिया। यहाँ पर 2 भाज्य संख्या है, 2 1 और स्वयं के अलावा किसी में भाग नहीं जा रहा। 2 फिर ये अभाज्य संख्या 11 भाज्य संख्या के संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया 44 को। और इसने कहा कि इसके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, इस क्रम को बदल दो। 11 2 इंटू 2 बराबर 44 ये। तो परीक्षा के अंदर आपसे पूछे तो ये लाइन आपको परीक्षा के अंदर वहाँ पर इजी तरीके से लिख देनी है, क्योंकि प्रमेय है, प्रमेय में क्या चेंज करोगे, जैसे प्रमेय है वैसे के वैसे आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद में जो अगली जो इस प्रश्नावली के अंदर हम बात करेंगे वहाँ लसे और मैसे की बात करेंगे। लसे और मैसे को हम बोलते हैं LCM, ये तो लसे हो गया। और HCF की बात कर रहे हैं हम, जिसे अभी अभी निकाला हमने मैसे, लसे और मैसे, इसकी बात कर रहे हैं हम लसे और मैसे की। आप 2 संख्याएं आपको दे 2 3 जो भी है, लेकिन आप ये मान के चले कि आपके पास 2 संख्याओं के मध्य लसे और मैसे का जो संबंध होता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 2 संख्याओं के LCM व HCF के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन LCM और HCF, यानी आपको LCM और HCF के मध्य 2 संख्याओं के बीच में क्या संबंध है। 2 संख्याएं आपको मिलेगी। माना कि पहली संख्या यहाँ पर लिखा हमने, माना कि पहली संख्या को हमने मान लिया क्या, A मान लिया, और द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या जिसे भी लिखना चाहो क्या मान लिया, B। अब इन दोनों संख्याओं और LCM और HCF के मध्य जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो तो A इंटू B बराबर LCM इंटू HCF, ये है। अब आपको वो पहली संख्या दे दे, HCF दे दे, LCM दे दे, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो भी आपको इसी लाइन का आपको उपयोग करना है। इन दोनों संख्याओं के जो LCM और HCF के मध्य जो संबंध है उसकी जो लाइन है आपके पास कि पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इसके द्वारा आप इसको जितने भी सवाल आपको मिलेंगे उसको बड़े आसानी से आप यहाँ पर हल कर लोगे। यहाँ पर मैं चाहूँ और भी प्रश्न और भी सूत्र बना दूँ, लेकिन नो, हमको ज़्यादा सूत्रों पे बात नहीं करनी है। हमको तो ये बात करनी कि A इंटू B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। हिंदी में समझ लो A बराबर प्रथम संख्या, B बराबर दूसरी संख्या।
तो a इंटू बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस है इंटू मस है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये दोनों कंडीशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों आपको मेरा मानना है याद हो गई होगी यहाँ, और दोनों याद है तो प्रश्नावली 1.2 पूरी याद है आपको। अब वो कैसे, अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा वही कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो विधि हमने वहाँ पर सीखी थी, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, उसी तरीके से आपको निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो पहला ही सवाल हमने यहाँ पर लिया 140, यहाँ पर हल कर रहा हूँ मैं पहले सवाल को यहाँ पर। तो 140 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 140 सबसे पहले 2 से जाएगा, 7 दूना 14, 70, फिर 2 से जाएगा, 35 दूना 70, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 का पता लगाओ, 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो 3 में नहीं जाएगा, 5 से, 5 7 है 35, फिर 7 एकम 7। अब इसको इस तरीके से लिख दें 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देख लीजिए आप, ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, और क्रम अगर बदल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर पहला प्रश्न हल किया यहाँ पर। अब आता है दूसरा 156, वही 156 लिया हमने, अब वही अभाज्य गुणनखंड किया, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 9 दूना 18, फिर 2 से नहीं जा रहा क्योंकि 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है तो 3, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमने सेकंड वाला प्रश्न यहाँ पर पूरा किया। इसके बाद में अब आता थर्ड वाला ले लो, यहाँ आ गया 3825। अब इसको वही अभाज्य गुणनखंड, अब इसमें पहचानेंगे क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जो इकाई अंक क्या आ गया, विषम आ गया। अब 3 को देखूँ, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, 3 का भाग जाएगा क्योंकि 18 में जाता है। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर ढूंढते हैं देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये आ गया देखो 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15 जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब देखो फिर देखो कितना हो गया, 5 और 2 7, 8 9 10 11, अब नहीं जा रहा। अब तो किसका लगाएंगे हम भाग, अब आसानी से हम 5 का लगाएंगे क्योंकि 3 का जा रहा है तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 का भाग जाने में क्या क्या चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, 5 है तो 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 5 8 40, 2 बचे, 50 25, फिर देखो फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचे, 5 7 35, फिर 17 का 17 में ही जाएगा। अब इसको जमा के लिख देते हैं, 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये आपने इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर क्या कर लिया, आपने व्यक्त कर लिया। अब देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न देखो 5005, वही आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 5005 यानी 5005। अब देखो यहाँ पर न 1 का जाएगा, 2 3 4, 5 का जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ध्यान दे इधर भाई, 5 का तो हो गया, अब 5 का नहीं जाएगा, 6 7 का देख लेते हो, 7 एकम 7, कितना बचा, आप कहोगे सर 3 बचा, 0, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 3 21, 143। अब देखो हमने 1001 यानी 1001 में जब हमने 7 का भाग दिया तो आपके पास सीधा सीधा 143 आ गया। अब 7 का नहीं जा रहा क्योंकि 7 दूना 14, 3 बचा, 8 9 10 11 का जाएगा, 11 एकम 11। इसके बाद में बचा कितना, 3 बचा, 11 3 33, फिर जाएगा 13 का, 13 एकम 13। अब इसको जमा के लिख लो, 5 0 0 5 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो वही 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देख लीजिए सब अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। और चाहो आप 13 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 5 भी लिखोगे तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं है। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न पहले का, यहाँ पर दे रखा है 7 4 2 9 यानी 7000
429। अब 7429 का जब हम भाग लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इसमें नहीं जाएगा, ये 17 में जाएगा। और 17 में 17 का दिया तो 17 का जब भाग 7429 में आप अलग से लगा के देख लेना तो आएगा 437। अब 437 में फिर अपन को सोचना है, क्योंकि 17 का भाग वहाँ पर नहीं जाएगा, भाग जाएगा आपका 19 का। और जब 437 में जब 19 का जब हम भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 23 बार जाता है। कितनी बार? 23 बार। देख लो, 19 दूना 38 लगा के देख लो आप, 437 और 19, 19 दूना 38, कितना बचा? 39 40 5 57, 29 57। यानी आप एक एक उसको भाग को अलग अलग दे के देखना, तब आसानी से होगा। 23 एकम 23। आप सोचो यहीं इस तरीके से भाग, तो बड़े इस तरह के बड़े भाग आ जाते हैं, तो वहाँ पर अलग से आप भाग करके देख लेना, तो आप आसानी से वहाँ पर सवाल को हल कर लोगे। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। आप चाहो तो 23 इंटू 19 इंटू 17 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप 17 इंटू 19 इंटू 23 भी लिख सकते हो। तो ये तो एक साधारण सी बात थी जो कि हमने कक्षा 6 7 और 8 के अंदर बड़े आसानी से पहले हल कर रखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की बात यहाँ पर फॉलो हो रही है, ये सब जितने भी आपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त किया, सब देख लो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि नहीं है। बिल्कुल देखो, 5 7 11 13 सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, चाहे आप उसको 5 7 11 13 लिखो, चाहे 13 11 7 5 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्रम के बारे में लिखा, क्रम से अद्वितीय है या नहीं, आप किसी भी तरीके से लिख लो, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न लेते हैं। हमने सेकंड वाली कंडीशन मैंने आपको समझाई थी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बाद में। आपको मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसय और मसय के यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणन के बराबर होता है, यह आपको सिद्ध करना है। तो आपको लसय और मसय यानी एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास पहला वाला प्रश्न है, इसको हल करते हैं। हल में विधि आपके पास वही आएगी अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। तो यहाँ पर देखो 26 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लो और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो 26 का 2, 13 दूना 26, फिर आ गया 13 एकम 13, ठीक। इधर देखो अब ये 91 है, अब 91 में जब हम भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7 का 7, 13 7 91, फिर 13 का जाएगा 13 एकम 13। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लो। तो 26 बराबर 2 इंटू 13, ठीक है। इधर लिख दो 91 को, वो 7 इंटू 13। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में क्या आएगा? जो कॉमन होता है दोनों में, जो दोनों में आपको जो कॉमन नज़र आता है वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का जो न्यूनतम घात में रहता है। न्यूनतम घात, अभी यहाँ पर तो न्यूनतम घात क्या है, दोनों बराबर ही है, एक एक घात है। तो ये न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ कॉमन वाला वो एचसीएफ, ये 13 ले लिया हमने। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में देखो उभयनिष्ठ तो आता ही आता है, इसके साथ जो बच रहा है वो भी लिखते हैं हम 2 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर लें, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौकटे 7 पंजे 35, 7 छक्की आप कहेंगे 7 छक्की 42, 42 का 2 हासिल के 4, 7 दूना 14 और 4 18, यह गया 182। आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, आपके पास दोनों संख्याएं हैं ही। तब आपको जांच करना है कि क्या ये दोनों का गुणनफल बराबर है या नहीं है। तो आप दोनों का गुणनफल कर लें। तो लो भाई, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, आप संख्याओं गुणनफल यानी 26 को 91 से गुणा करेंगे। और जब भी हम 26 को 91 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आता है। कितना आता है? 2366। आप अलग से हल करके देख लें। 26 को जब 91 से जब गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2366। और अब आता है दूसरे नंबर पर
HCF इंटू LCM, इन दोनों को गुणा करो, ये HCF तो है आपके पास 13 इंटू 182 को जब गुणा करेंगे तो भी ये भी कितना आएगा 2366। तब आप कह देंगे कि सर ये दोनों एक जैसे आए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। यही आपको बताना था या सिद्ध करना था, क्योंकि ये यही तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366। यहाँ पर HCF और LCM का गुणनखंड कितना है 2366। तो ये A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, ये आपका आ गया। अब दूसरा ले लो सेकंड वाला। सेकंड वाले में भी ये काम करो, ये 510 इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम, 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो 5 और 5 10 और 2 12, 3 से जाएगा, 3 8 है 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 8 और 5 13 नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, 6 7 8 3 5 7 35, फिर 17 एक कम 17। ये आपके पास आ गया। पहली वाली कंडीशन हमने यहाँ पर निकाली किसकी 510 की, और 510 की आपके पास आ गई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्योंकि आपने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाला। अब 92 को देखो, ये आ गया 2, 4 बार जाएगा, 1 बचा 6, फिर 2 2 3, फिर देखिए आप यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर 23 से जाएगा, तब इसको जमा देते हैं इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो यहाँ पर 510 बराबर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह यहाँ पर लिख दो 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ध्यान दें इधर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 23। अब HCF निकालो सबसे पहले। HCF के अंदर मैंने आपसे कहा था कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ आपका अभाज्य गुणनखंड है उसका जो न्यूनतम घातांक है वो लेते हैं हम। अब यहाँ पर न्यूनतम घातांक को आप ढूंढोगे तो देखो ये 2 की घात 2 तो अधिकतम है, और न्यूनतम कितना 2 की घात 1, यही तो कॉमन आ रहा है आपके उभयनिष्ठ 2 ही। ये 3 नहीं आ रहा, ये 23 आ गया, 5 नहीं आ रहा, यहाँ 5 नहीं है, 17 है यहाँ पर 17 नहीं है। तो उभयनिष्ठ कॉमन क्या आ गया, जो जिसकी घात सबसे कम है वो 2 है, ये 2 आ गया। अब आपको LCM निकालना है। LCM में तो मैंने आपसे कहा ही था कि LCM के अंदर हम कॉमन लेते हैं, जो बच रहे हैं उन सबको लिख देते हैं। तो अधिकतम घात 2 की घात 2 इंटू 23, ये भी आएगा। इसके बाद 3 5 और 17 भी आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 17। ये सारे के सारे मान यहाँ पर आएंगे। अब इसको हमको गुणा करना है, तो जब इसको सब को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 23,000, क्योंकि आपको एक एक को हल करना है, ये अलग से हल करना है। तो यहाँ पर आएगा 23,460। ये किसका मान आया LCM का। अब आपके पास LCM और HCF का आपने मान निकाल लिया, तो अब आपके पास आप इसको निकाल लें। तो देखो यहाँ पर जिस प्रकार किया था हमने संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर आपके पास दोनों संख्या कौन कौन सी 510 और 92। 510 को किससे गुणा करेंगे 92 से। जब 510 को जब 92 से हम जब गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। ये आपके पास आएगा 46,920। तो 46,920 आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा गुणा आ गया। 510 को 92 से गुणा करेंगे। अब आता है HCF और LCM का गुणा, LCM इंटू HCF। यहाँ पर LCM कितना है आपके पास 43,460, ये 43,460, और HCF कितना 2, गुणा कर लो 0 6 दूना 12 2 हासिल का 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4। आपके पास आ गया देखो LCM इंटू HCF करेंगे तो वो 46,000 आपके पास 920, और संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है A इंटू बी, क्या है यहाँ पर 46,920, दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। यही आपको यहाँ पर प्रश्न में बताना था, जो कि आपने यहाँ पर आसानी से बता दिया। आपके पास था कि 510 को 92 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में जो मान आएगा
वही मान इन दोनों संख्याओं का जब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों के गुणन के बराबर होगा। देख लो 46,920 या 46,920। अब इसका लास्ट और है थर्ड वाला, इसको देखते हैं। इसका देखो तीसरा वाला सवाल यहाँ पर दे रखा 336 और 54 का आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। और जब दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर गुणा के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे बिल्कुल सही है, नहीं तो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो 336 को वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 8 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 4, फिर 2 से 4 और 2, फिर 2 से 2 और 1, फिर किससे 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7। इसी तरह 54 का देखो 54 वही काम अपना कितना 2 से 27 दूना 54, अब 2 से नहीं जा रहा 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब इसको जमा के लिख देते हैं 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर 2 की घात कितनी है, आप कह दोगे सर 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। दूसरा देखो 54 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब आपको एचसीएफ निकालना है, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात लेते हैं कि न्यूनतम घात लेते हैं। तो हम कह देंगे यहाँ पर जो आपको अभाज्य गुणनखंड जो दे रखे हैं उसके न्यूनतम घात के लिए हम क्या निकालते हैं, उसका एचसीएफ निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, तो न्यूनतम घात कितनी है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 3 भी है, यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है तो 3 भी कॉमन है, तो ये सिंगल 3 है या 3 की घात 3 है तो 3 आ गया, 3 दूना 6, 6 तो आपने एचसीएफ निकाल लिया। अब एलसीएम में देखो अधिकतम घात तो ले लेते हैं, एलसीएम इसकी अधिकतम घात 2 की घात 4, 2 का काम पूरा हुआ, इंटू 2 का काम तो पूरा हो गया यहाँ पर, ये निकाल लिया अपने ये फ्री। अब 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3, 3 की घात 3 और 7 और बच रहा है अभी, तो ये 7। देखो 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 इंटू 3 3 9 9 3 27 इंटू 7। ठीक है, अब 16 इंटू 27 इंटू 7, जब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को, आप कह देंगे सर यहाँ पर आपके पास है 16 इंटू 27 इंटू 7, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अलग अलग करके देख लें, पहले 27 को 7 से, फिर जो भी उत्तर आए उसको किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो अलग अलग गुणा करने के बाद में जब हम इसको प्राप्त करेंगे वो आएगा 3024। तो आपने एलसीएम यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब आपको पता लगाना है कि जो ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर बराबर है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम भी बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर 510 सॉरी 336 इंटू 54। अब 336 को किससे गुणा करेंगे, हम यहाँ पर 54 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,144, 18,144, ये गुणा गया। अब किसका चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना आपके पास 6 और एलसीएम है 3024 को किससे गुणा कर लो, 6 से। 6 चौका 24 के 4 हासिल के 2, 6 दून 12 13 14 के 4 हासिल का 1, 6 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 36 18 आगे 18,144। अब आप कहोगे कि सर दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 18,144 आया है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी क्या आया है, 18,144। तो आपके जहन में बात आ गई कि सर जो आपका जो वो फॉर्मूला था कौन सा, जिसको A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के रूप में आपने बताया, उसका ये पालना कर रहा है। और पालना ही हमको करवानी, क्योंकि सवाल में भी यही कह रहा है कि आप ये बताइए कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, जांच करनी है हमको। यानी हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, निकालने के बाद में आपको ये जांच करनी है कि एक्चुअल में ये जो मान जो निकल रहे हैं वो बराबर है या नहीं।
यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं, किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। प्यारे विद्यार्थियों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। कल फिर इसी चैनल पर इसी समय हम आपसे बिल्कुल फिर मिलेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि आप अपने जो कक्षा साथी बंधु हैं उन तक ये चैनल का लिंक ज़रूर पहुंचाए, भगवान सिंह गुर्जर बोली सवाई माधोपुर SWM। तो उनका बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक मैं नियमित आपको पूरी करा दूंगा। जहाँ पर भी डाउट्स आपको लगे वो आप संडे के दिन मेरे से डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आप तैयारी करते रहें। जहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उस एग्जाम्पल्स को भी मैं आपके बीच में रखूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।